अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सोहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी एक बड़ी अहम खबर से। चौधरी शुजात साहब ने मुलाकात की है चौधरी परवेज इलाही साहब से। यकीनन एक लंबी रफाकत जो है वो रही है और उसके बाद अभी जिस हालत में है चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब खुद गए हैं उनसे मिलने के लिए, हालांकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी अहम ऑफर्स जो है उनकी तरफ से की गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो वापस जो हैं वो आ जाएं पार्टी में। और फिर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि उनके हवाले से, उनके सियासी करियर के हवाले से, तो चौधरी शुजात साहब ने कहा कि वो हमारी पार्टी में ही हैं। इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि पसे पर्दा क्या जो है वो चीज़ें चल रही हैं। क्या परवेज इलाही साहब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और फिर बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब, नून लीग का एक बड़ा नाम, इकॉनमी को वो देखते रहे हैं और नून लीग की तरफ से बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। पिछले कुछ दिनों से कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से दी जाती रही, जिसके बाद अब पार्टी ने फाइनली फैसला कर लिया है। एक तो मिफ्ता इस्माइल और दूसरा शाह मोहम्मद शाह को पार्टी ओहदों से हटाने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। फिर एक रिफ्ट हम देख रहे हैं जिसके बारे में मेरे ख्याल में प्रेडिक्शंस हो रही थी कि जब पीटीआई अपने असल शक्ल में कायम दायम थी तो उस वक्त एक इत्तेहाद जो है वो बनाया गया था, हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से। जी हम बिल्कुल बात करें पीपल्स पार्टी PMLN, बहुत सारे लोग उस वक्त भी ये मानते थे कि ये जो है ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला जो है वो नहीं है। तो अब चूंकि इलेक्शन की आमद है तो उसके असरात भी नज़र जो है वो हमें आना शुरू हो गए। PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच में कुछ चीज़ें, कुछ खटपट होती हुई दिखाई दे रही है। इसका भी हम जो है वो जिक्र करेंगे। इसके अलावा जी आपको ये भी बताएं कि मेयर कराची ने आज हल्फ उठाया है, उस पर भी हम काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं। क्या रिफ्ट थी, क्या हुआ, अब क्या हुआ है और किस तरीके से ये चीज़ अमल में आई है, इस पर भी होगी बात। और इसके अलावा एक बहुत ही दिल दहला देने वाला हादसा, यूनान में कश्ती हादसा। यकीनन आप उससे वाकिफ़ हैं। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद, 298 अफराद जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बताया जा रहा है। हर कहानी जो है वो अफसोस कर देने वाली है, दिल दहला देने वाली है। यकीनन इस पर भी बात करने की ज़रूरत है और इस मसले को एड्रेस करने की इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब, बातें तो वही वाली बात है कि जब हम वीकेंड के बाद वापस आते हैं तो मंडे बहुत ज़्यादा बिजी डे जो है वो होता है। इतनी सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आगाज़ कर लेते हैं एक मुलाकात से, जो कि ज़रा वो कहते हैं ना कि इतनी लंबी रफ़ाकत और दिल में जो कुछ चीज़ें थी, मेरे ख्याल में 55 मिनट की मुलाकात इसको कहा जा रहा है। यकीनन बड़ी बातें जो हैं वो हुई होंगी। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? आपको लगता है कि इस मुलाकात के नतीजे में परवेज़ इलाही साहब अपना कोई फ़ैसला करने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो चौधरी ख़ानदान है ये पाकिस्तान और ख़ास तौर से पंजाब की सियासत से बड़े अरसे से जुड़ा हुआ है। इनके बुजुर्ग जो थे चौधरी ज़हूर इलाही साहब, वो भी उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे और बड़े मजबूत, बड़े भुट्टो जैसे शख्स के सामने वो अपोजिशन करते थे। तो इसकी एक अपनी रवायत है, एक अपना हिस्सा है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर से पंजाब की सियासत में। कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज से चंद माह पहले तक कि शायद कभी परवेज़ इलाही और शुजात जो हैं इनके रास्ते जुदा हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो दीवाना वो है जो सर चढ़ के बोले। तो इमरान खान साहब का जो तूती बोलता था उस वक्त, आपको पता है। तो परवेज़ इलाही साहब ने शायद ये फैसला किया कि उनका आइंदा सियासत जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि उस वक्त पूरा एक हंगामा बरपा था कि यानी PTI जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी वगैरह वगैरह। लिहाजा उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि वो खान साहब के साथ खड़े होंगे और वो खान साहब के साथ खड़े हुए और वो खान साहब के साथ खड़े हैं। मुलाकात के ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन हम देखें पहले ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। अभी भी खड़े नजर आ रहे हैं। 3-4 मरतबा अदालत आए हैं तो उन्होंने मुक्के दिखा के कहा है कि डटे रहो और PTI जो है वो मजबूत है, कोई इसमें डिवीजन नहीं है वगैरह वगैरह। तो कोई, जैसा मैंने कहा, कुछ सोच नहीं सकता था, तो ये राह जुदा हो गई। अगर परवेज़ इलाही साहब ने ये ना किया होता तो वो शायद आज तक भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते। अगर आपको याद हो कि जब उन्होंने PTI के साथ मिलने का फैसला किया तो दूसरी तरफ PDM की जो क़यादत थी वो उनको ऑफ़र कर चुकी थी, बाकायदा इन्होंने उसको मंजूर भी कर लिया था और रात को दुआए खैर होने के बाद मिठाइयाँ भी तकसीम हो चुकी थी। मगर अगली सुबह जब आँख खुली लोगों की तो ये बनी गला बैठे हुए थे। ये सारा कुछ हमारे सामने है। देखिए, जहाँ तक चौधरी शुजात का ताल्लुक़ है, वो जिसको कहते हैं कि वो रवायत के आदमी हैं, वो ख़ानदान के बड़े हैं। उनके बड़ों ने भी हमेशा ख़ानदान को इकट्ठा रखने की कोशिश की, यही कोशिश ये भी कर रहे हैं। लेकिन जो अगली नस्ल है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके बीच दूरियां हैं। वो चाहे मुनिस इलाही और चौधरी सालक हों, चाहे वो रासिक इलाही और वो अपने शाफे हों, इनमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है। लेकिन जब तक भी चौधरी शुजात साहब का बस चलता था, जब तक वो बाकायदा कायम दायम थे, उस वक्त तक उन्होंने पार्टी को बिखरने नहीं दिया। अब चूंकि वो बिखर गई है
और ये समझ में नहीं आ रही है कि काफ लीग का मुस्तकबिल अब क्या होगा, ख़ास तौर से उस फैक्शन का जिसको चौधरी परवेज़ इलाही साहब जम कर चुके हैं पीटीआई में। जेल में इस मुलाकात के 2-3 हवाले बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि ये काफ़ी लंबी मुलाकात थी, 55 मिनट तक जेल में मुलाकात होना आप समझ सकते हैं खुद, गिले शिकवे हुए होंगे यकीनी तौर पर, और दोनों ही तरफैन से हुए होंगे। उसके बाद जो परवेज़ चौधरी शुजात साहब का बयान है वो मेरे ख्याल से अहम है। उन्होंने कहा कि जी वो तो अभी पार्टी में ही है। ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से वजाहत कर दी है कि हमने इनको पार्टी से नहीं निकाला है। अच्छा, अगर ये समझें कि ये बेहतर होगा कि वापस आ जाएं पार्टी में, तो रास्ता बंद नहीं है। अच्छा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मकसद उनकी इस गुफ्तगू का ये है। हाँ, लेकिन अपनी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन जो चौधरी सालिक साहब का बयान है वो बहुत 2 हफ्ते पहले का था। जब उनसे पूछा गया कि जी चौधरी परवेज़ इलाही का काफ लीग में कोई रोल है, तो उन्होंने कहा कि ख़ानदान में तो वो वेलकम है, यानी आ सकते हैं वापस, लेकिन पार्टी में आने का कोई इम्कान नहीं। इट वॉज अ वेरी कैटेगोरिक स्टेटमेंट। सही है। अच्छा, अब देखें ना, ये मैंने पहले भी बयान किया कि ख़ानदान काफ़ी अहम है पंजाब में, और चौधरी शुजात साहब वज़ीर दाखिला रहे, हत्ता के निगरान वज़ीर आज़म भी रहे, अगर आपको याद हो। इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब 2 मरतबा यानी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर असेंबली के रह चुके हैं। तो पंजाब की सियासत हो या मरकज़ की सियासत हो, इस ख़ानदान का कंट्रीब्यूशन रहा है हर दौर में। सही। अच्छा बुखारी साहब, आपकी दानस्त में मुझे ये बताइएगा कि ये जो है, एक तो ये बताइएगा कि अगर ये विकेट गिर जाती है या कन्विंस कर लेते चौधरी शुजात साहब, या प्रेशर मजीद नहीं ले पाते चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो ये कितना बड़ा नुकसान है पीटीआई के लिए? और आपको लगता है कि जो है परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कायल हो जाएंगे? देखिए, पीटीआई का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि इनके जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी पजीराई नहीं थी ना। किसी भी लीडर ने, कोई ढंग का लीडर बताया जिसने वेलकम किया हो इनको, इनके बारे में पॉजिटिव बातें की हों। जिन लोगों ने कहा वो सारा नेगेटिविज्म था। अगर आपको चौधरी फवाद का बयान याद हो, आपको फैजुल, मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, ये तो शायद वहां पर इनकी पसंदीदगी भी इसलिए कि जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी में इनकी पजीराई नहीं थी, इसलिए कि पार्टी में हो या ना हो, उससे पार्टी को, पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये वापस आ जाते हैं काफ लीग में, तो काफ लीग मुस्तहकम होगी। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि जो इलेक्टेड 10 MPs हैं वो अभी तक उनके साथ खड़े हैं। तो अब देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। मुझे यूं लगता है, मेरी छिटी हिस्स कह रही है ये, कि ये खानदान फिर एक होगा। अच्छा, और ये भी नामुमकिन नहीं है कि ये पार्टी जो है ये एक दोबारा से अपने यानी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में फिर दोबारा मुत्तहिद हो जाए और अपना रोल जो है वो अदा करे, क्योंकि आने वाले दिनों की सियासत जो है वो आपको पता ही है जिस तरफ जा रही है। अभी हम उसकी बात करते हैं। सही है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल ज़रूर हमने बात करनी है। अगले जो स्टोरी है उसकी तरफ हम आते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बुखारी साहब, बड़ा अहम नाम नून लीग का समझा जाता था, उनकी तरफ से पाकिस्तान की इकॉनमी को अभी भी वापस आकर उन्होंने जो है वो सहारा दिया। जब इसहाक डार साहब वापस नहीं आए थे, रिलाय किया नून लीग ने उनके ऊपर, उससे पहले भी वो जो है ये करते रहे हैं। इकॉनमी को चलाने का काम माहिर समझे जाते हैं, बड़े अहम नून लीग के रहनुमा भी समझे जाते हैं। लेकिन आज जो हुआ है वो यकीनन शायद कुछ लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ से ताबड़तोड़ जो है वो हमले पार्टी के ऊपर किए जा रहे थे। मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह को पार्टी ओहदों से फारिग किया गया है। क्या पार्टी ने फैसला कर लिया है अब इनाफ इज़ इनाफ, अब मजीद जो है वो नहीं लिया जाएगा इस तरह का क्रिटिसिज्म? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है कि इसहाक डार पर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, मेरा ख्याल इसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैसेज जो है पहुंच जाना चाहिए मुतलका लोगों को। और ये उनका हदफ जो है, ये 2 शख्स थे, एक मिफ्ता इस्माइल और दूसरे शाहिद खाकान अब्बासी, क्योंकि बजट आने से पहले। लेकिन बुखारी साहब, आपको नहीं लगता ये बहुत आमराना किस्म की बात है? आप तनकीद भी नहीं कर सकते, मतलब हक ही नहीं है इसहाक डार साहब के ऊपर तनकीद करना। देखें, पार्टी के अंदर के फोरम मौजूद है, वहाँ बैठ के आप जितनी मर्जी तनकीद करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अगर आप जलसों से खिताब करते हुए कहेंगे ये, तो उससे फ़र्क पड़ता है यकीनी तौर पे। मैं बताऊं क्यों फ़र्क पड़ता है, ये ज़रा बताना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, गुजारिश ये है कि मुफ्ता इस्माइल साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको अहम ओहदा दिया गया था वज़ीर ख़जाना का, उनकी यानी काबिलियत की बुनियाद पर और उनकी पार्टी से वफा और या कहने के जो उन्होंने कमिटमेंट थी उसकी बिना पर। मगर जब पार्टी ने महसूस किया कि नहीं, अब मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि इसहाक डार साहब वहाँ चले जाएं
और उनको ओहदे से हटा दिया गया, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी पार्टी के बखिए उधेड़ दें। यानी जो कुछ भी वो फैसले कर रहे हैं इसहाक डार साहब, उसकी फलीती कर रहे हैं वो, उसको जिसको कहते हैं परखचे उड़ाना जो है। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरह से भी मौजू है, इसलिए कि एतराज़ करने वाले, तनकीद करने वाले तो और बहुत से हैं ना। आप देख रहे हैं ना पीपल्स पार्टी के बीच क्या हो रहा है, और पीटीआई तो बहरहाल है ही है दुश्मन। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आ जाए शाहिद खाकान अब्बासी पर। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अहम वजारतें दी हमेशा PMLN ने, और बहुत ही वो करीबी समझे जाते थे नवाज शरीफ साहब के। आपको एक नाम और याद होना चाहिए, चौधरी निसार का। वो भी बहुत ही करीब थे, आंख का बाल थे, बहुत अहम वजारतों पर रहे वो। उन 2 टेन्योर्स में उनको समझा जाता था कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि कुछ लोगों को मैंने खुद कहते सुना पार्टी के अंदर भी कि असल वजीर आजम तो चौधरी निसार हैं। इतना रिलाई करते थे नवाज शरीफ साहब उन पर। लेकिन जब वो मरीम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, नायब सदर बनाया गया, सीनियर नायब सदर अब तो हो गई हैं वो, तो उनको एतराज़ था कि मैं लीडरशिप की अगली नस्ल जो है उसके तहत काम नहीं कर सकता। सही है। ये बात बेमानी साबित हो चुकी है दुनिया भर में भी और इस मुल्क में भी। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो चेयरमैन नहीं है पार्टी के, तो कायम अली शाह के बारे में क्या ख्याल है, जो उनकी पैदाइश से भी 2 गुना वक्त पहले से सियासत में है। तो ये कायम अली शाह को भी कहना चाहिए मैं तो नहीं काम करूंगा, जिसके नीचे है तो कल का बच्चा है। ऐसा नहीं होता पार्टियों के अंदर, ये फैसले इस तरह से होते नहीं हैं। फिर एक और अहम बात, जब नाअहल हुए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, तो उनके सामने ये चॉइस थी कि वो अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दें 1.5 साल के लिए। कोई 1 महीना 1.5 महीने की बात नहीं थी, 1.5 साल की बात थी। लेकिन उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को अपने भाई पर तरजीह दी। तो कोई भी, मेरा ख्याल है वो ये नहीं आप कह रहे हैं कि जिस वजह से तनकीद का निशाना बना रहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उसकी नफी खुद ही उनको वज़ीर आज़म बना के वो कर चुके हैं मौरूसी सियासत के हवाले से। कहना ये मेरा असल मकसद कहने का ये है कि आदमी को कहते हैं ना कि चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो पार्टी का ताल्लुक हो, एक वफा और एक निभाने का ताल्लुक तो रहना चाहिए ना पार्टियों के बीच में। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी छोटे से एक जवाब को लेके, जिसका वो तनकीद कर रहे हैं, मुखालिफ पार्टियां जो हैं, PDM की मुखालिफ हो चाहे नून लीग की मुखालिफ हो, वो इन लोगों को कोट कर रही हैं कि देखें जी ये क्या बजट, इनके अपने बंदों की सुन लें आप बात। ये इस तरह होता नहीं है कभी भी पार्टियों के बीच में ना, और ना ही इस तरह से कभी होना चाहिए। तो फिर फाइनली इलेक्शन से पहले ये फैसला कर लिया गया कि अब जो भी मतलब पार्टी को के लिए ऑब्वियसली डैमेजिंग, अगर इलेक्शन का माहौल भी होता है फिर आपके ऊपर तनकीद हो रही होती है, तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह के लोग जो तनकीद। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जब आप ऐसे क्रिटिकल टाइम पे, जब इलेक्शन का साल शुरू हो गया हो, आप अपनी ही पार्टी के परखड़े उड़ाएंगे तो इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पार्टी के ओहदे जो हैं, इनके ऊपर किसने बैठना है, किसको ये सौंपना है, ये हमेशा लीडरशिप का मसला होता है, ये आपकी ख्वाहिशात पर कभी नहीं होता है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है जी कि 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून ने, अब हमारे पीपल्स पार्टी वाली सियासत के ऊपर एक ब्रेक के बाद ना कर लें, चलें ब्रेक के वो बाद फिर जरा तफसीलात लंबी हो जाएंगी। बात इसकी भी करनी है कि अगर इलेक्शन, जैसे कि कहा बुखारी साहब ने, कि ऐलान आ रहा है, तो उसके असरात जो हैं वो हर जगह भी दिखना शुरू हो गए हैं। यानी अब सबको पड़ गई अपनी अपनी, इलेक्शन आएगा तो फिर अपनी सीटें निकालनी हैं, अपने मफादात जो हैं उसके हवाले से सोचना है, पार्टी को कैसे फ़ायदा होगा, पार्टी किस तरह से इक़्तिदार में आ सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचा जाना शुरू कर दिया गया है। और फिर जो है फिर इसके नतीजे में कुछ रिफ्स भी सामने आ रहे हैं। इस पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद, ये जब इत्तेहाद हुआ था तभी ये लोगों को लग रहा था कि बड़ी अननेचुरल किस्म की बात है, दोनों एक दूसरे के जो है वो मुखालिफिन, एक तारीख़ है मुखालिफ रहने की, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासत करने की, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि चूँकि PTI अपनी असल शक्ल में कायम दायम थी, तो ये इत्तेहाद जो है वो नागुज़ीर हो गया, वक्त की ज़रूरत बन गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चूँकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गया है, तो यहाँ से जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें से ऐसा लग रहा है कि अब फूट जो है वो पड़ना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है कुछ धमकियाँ दी जा रही हैं, या फिर कुछ डिमांड्स जो हैं वो की जा रही हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनको पूरा करना मुश्किल हो रहा है। मौलाना फजल रहमान की तरफ झुकाव जो है मुस्लिम लीग नून का, वो भी पीपल्स पार्टी को काफ़ी खल रहा है। और उसके अलावा एक और पार्टी जो नई सामने आई उसकी तरफ झुकाव जो है वो भी खुल रहा है। तो फैक्टर्स तो बहुत सारे इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। बुखारी साहब, आपको लगता है ये इत्तेहाद अभी जो हुकूमत का टाइम है उस तक भी चल जाएगा? अब
अबूरी हुकूमत आने तक चल जाएगा, उससे पहले ही जो है नजर आ जाएगा कि क्या बीच चौराहे जो हांडी आपके सवाल की फूटेगी? तरफ आता हूँ। जो पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे नून लीग के अंदर तब्दीलियों की, या जो पार्टी के उहदों से हटाया गया है वगैरह वगैरह, उसमें एक हवाला देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो कि जब ममनून हुसैन को प्रेसिडेंट बनाया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने, तो गौस अली शाह साहब को बहुत एतराज़ था और वो इसी अल्टीमेटली एतराज़ पर पार्टी छोड़ गए थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि चाहे चौधरी निसार हूँ, चाहे मिफ्ता हूँ, चाहे खाकान अब्बासी हूँ, चाहे वो गौस अली शाह थे, पार्टी छोड़ने के बाद फिर उनका जो हाल होता है उसको भी सामने रखना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसमें अपनी तरफ से, बस सिर्फ मैंने मिसाल दे दी कि ये याद रखना चाहिए। आपके सवाल की तरफ देखिए, पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बारे में बहुत से मिसनोमर्स हैं। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ये बार बार ऐलान कर चुकी है कि मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं हूँ, हमारा हुकूमत में इत्तेहाद है। ये वजाहत भी पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत दफ़ा आई है कि हम किसी के साथ इंतखाबी अलायंस नहीं करेंगे। ये स्टेटेड पोजीशंस हैं। 2006 में अगर आपको याद हो तो मिसाक जमहूरियत हुआ था और उसमें जो आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना ये अहद जो है उसको निभाया और सिंध की हुकूमत में कभी कोई हलचल मचाने की कोशिश नहीं की। उसकी आखिरी मिसाल ये है कि जब मिफ्ता इस्माइल का इलेक्शन था तो एक जलसे से खिताब करना था मरीम नवाज ने, तो वो भी ऊपर की क़यादत यानी अपने बाप के कहने पर वहाँ नहीं गई थी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सिंध की पॉलिटिक्स उनके पास ही है, पीपल्स पार्टी के पास। हैविंग सेड दैट, 2018 में जब इलेक्शन आया तो एक नई हकीकत, एक सियासी हकीकत सामने आई जिसका नाम इमरान खान या पीटीआई आप कह लीजिए। लिहाजा दोनों ने हाथ जोड़ लिए कि वो अकेले उससे नहीं निपट सकते, मिल के इसका मुकाबला करेंगे, और वो उन्होंने किया भी। लेकिन अब 2023 के इंतखाब आ गए हैं। 2023 के इंतखाब आने का मतलब ये है कि ये अपनी अपनी बोलियां बोलनी शुरू हो गए। अब आप ये बताइए, जो हुकूमत में हिस्सेदार हों, जो बजट की अप्रूवल में कैबिनेट में बैठे हुए हों एज वजीर खारजा, वो कैसे इस किस्म का बयान दे सकते हैं कि हम बजट पे वोट नहीं देंगे आपको? ये मेरा सवाल है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि कुछ बिटरनेस जो है वो जरदारी साहब और उनके हलकों में भी पाई जाती है, और वो इसके ऊपर है कि चूंकि जो नई पार्टी बनी है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी PIP, उनके साथ उनकी टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ ज्यादा है। ये बिल्कुल विजिबल है। अगर आपको याद हो जब जहांगीर तरीन साहब लंदन जा रहे थे तो उनके जो स्पोक्समैन है ये अपने ओन चौधरी साहब, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हाँ क्यों नहीं होगी मुलाकात उनकी नवाज शरीफ से। भाई वो स्टेक होल्डर हैं, बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ मिलना, मिलके सीट एडजस्टमेंट तक की बात करना जो है ये सियासी है। जरदारी साहब का ख्याल ये है, या ख्वाहिश कह लीजिए इसको, कि अगर हमें 25 से 30 सीटें पंजाब से मिल सकती हैं तो फिर वो जो उन्होंने ऐलान किया था कि अगला जो वज़ीर आज़म होगा वो जियाला होगा, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, तो उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए ग्राउंड रियलिटीज़ फेवरेबल हो जाती हैं अगर उनको पंजाब से सीटें तो चाहिए उनको यहाँ से। अच्छा, ऐसा होगा या नहीं होगा ये अभी देखने वाली बात है। अच्छा बुखारी साहब, शिकवा ये भी है पीपल्स पार्टी का कि नून लीग अब पंजाब में उनको बिल्कुल स्पेस नहीं दे रही। नहीं, पंजाब में वो स्पेस क्यों देगी? हाँ, क्यों आप सिंध में स्पेस देने के लिए तैयार हैं नून लीग को? बुखारी साहब, मेरे ख्याल में इसकी एक और रियलिटी ये भी है कि अगर इलेक्शन है, मुकाबला है, तो मुकाबला तो मदे मुकाबला आके ही होगा ना। देखिए वो फिर अपने अपने कंसर्न, वो तो ठीक है। पीपल्स पार्टी का कभी गढ़ होता था पंजाब। मैं रिकॉल कर दूं अगर आपको, भुट्टो साहब ने मरकज में हुकूमत बनाई, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। वजह ये थी कि उन्होंने पंजाब में ज़्यादा सीटें हासिल की थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा हुकूमत बनाई है, इसलिए कि पंजाब में सीटें ज़्यादा थी। आप ये देखें कि इमरान खान ने जो हुकूमत बनाई है वो भी इसलिए कि पंजाब में सीटें उनकी ज़्यादा थी। तो ये तो एक रियलिटी है कि जिसकी सीटें पंजाब में ज़्यादा होंगी, मरकज में वही हुकूमत बनाएगा। सही है। इसलिए पंजाब के बारे में जरदारी साहब के कंसर्न्स जो हैं वो अनफाउंडेड नहीं है। लेकिन बिटरनेस जो है वो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कि ये और बढ़ेगी। अच्छा, ये कम होने वाली बिटरनेस नहीं है। इस वक्त जैसा मैंने कहा कि ऑप्शंस क्या हैं पीपल्स पार्टी के पास, कि वो पीटीआई के साथ करे इत्तेहाद। पीटीआई का मामला जो है वो ज़रा टेढ़ा है थोड़ा। आपको पता है जो कुछ 9 मई के वाक़यात हैं उसके बाद से पीटीआई जो है वो सुकड़ी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ना मैं इस पर आर्गू करना चाहता हूँ कि उनका वोट बैंक सिरे से ख़त्म हो गया, ये मैंने नहीं कहा, ना मेरा ये मकसद है। लेकिन जो तमतराक था 9 मई से पहले वो भी नहीं रहा है।
जो विजिबिलिटी होती थी पीटीआई की सड़कों के ऊपर, बाजारों में, चौकों में, पट्टे पहने हुए हैं, टोपियां ली हुई हैं, वो सारा कुछ अभी सुखड़ा हुआ है। अच्छा। और ये मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ये फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए कि अभी तो सजाओं का सिलसिला शुरू होना है। सही। अभी तो लीडरशिप के ऊपर मुकदमात जो हैं उनके नतीजे निकलने हैं। नहीं तो फिर तो पीपल्स पार्टी को उनसे इत्तेहाद सूट नहीं करता ना। अच्छा, यही हाल नून लीग का भी है। और अगर बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं जरदारी साहब, फिर भी सूट नहीं करता। देखिए ये वो रियलिटीज़ हैं जिसके बारे में अब क्या अप्रोच अल्टीमेटली यानी अपनाई जाएगी, वो ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन पीटीआई के पास भी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का कोई ऑप्शन खुला नहीं है। अच्छा। मगर इसके मुकाबले में नून लीग का पीआईपी के साथ इत्तेहाद जो है वो उसकी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। आईपीपी के साथ आप कह रहे हैं? आईपीपी नहीं है, वो इस्तेहकाम है, पाकिस्तान पार्टी नहीं है, कौन सी पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है। तो नहीं, आईपीपी है। इस्तेहकाम ये हम पाकिस्तान दोनों ही पार्टी। कंफ्यूज कर जाते हैं। वैसे आईपीपी चलिए आईपीपी कह लीजिए जनाब, बिकॉज़ मेरे पास एक और ओपिनियन आ गया तो इसलिए आई एम श्योर के आईपीपी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मेरे ख्याल में भी नई नई पार्टी है, हमें भी जरा इसका नाम याद करते याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, आईपीपी के, अब आपने आईपीपी का जिक्र किया तो सवाल आ गया मेरे जहन में। अब आईपीपी की शायद खुद इंडिविजुअली जो है अभी उतनी इंपॉर्टेंस या उस तरह नई पार्टी है, ठीक है, जगह बनाने में टाइम लगता है, फिर ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ से टूट के लोग आए हैं, तो और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं माने जा रहे हैं। आपको लगता है कि इवेंचुअली जो इलेक्शन का नतीजा निकलेगा उस नतीजे को इफेक्ट करेगी आईपीपी, या उसका कितना रोल हो सकता है? देखिए, पहली बात जो बहुत जल्दी सामने आने वाली है वो तो ये कि पीटीआई से इन सब इलेक्टेबल का निकलना जो है उसने पीटीआई को खोखला कर दिया है। सही। इसलिए पीटीआई जो पंजाब में तवक्का रख सकती थी या रख रही थी कि हम बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, वो तो नहीं होगी। ठीक है। दूसरा देखना यह है कि अब पीपल यानी आईपीपी और नून लीग का इत्तेहाद किस हद तक होता है, क्या वो सिर्फ सदर पंजाब तक है या वो सीट एडजस्टमेंट जो है दूसरे हिस्सों में भी होगी। वैसे अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो पीपल्स पार्टी के लिए तो फिर हाँ, पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए काफी झटका होगा, क्योंकि अभी तो देखें दो चैलेंजेस हैं पीपल्स पार्टी को। एक है पंजाब में अपनी पुरानी पोजीशन को रिवाइव करने का, जो ग्लोरियस डेज थे, और दूसरा है कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको सामने रखते हुए अपना रास्ता बनाना। ये दोनों चीज़ों के बारे में जरदारी साहब का ख्याल ये है, एक तो उन्होंने फैसला किया कि वो लाहौर में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। अच्छा। और आपने देखा कि वो लाहौर आ गए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को असर नौ दोबारा उसको तंजीम नौ करके एक पॉलिटिकल रियलिटी बनाने की। लेकिन जियाला जो है वो चूंकि एक बहुत तवील अरसे तक इग्नोर रहा है, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने उन तक रसाई हासिल नहीं की, इसलिए वो तो घर बैठा हुआ है। सही। अब उनको घरों से निकालने का काम जो है वो हफ्तों और घंटों और दिनों का नहीं है। अच्छा। आपको बहुत काम का, जरदारी साहब को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेंगी, तब जाके ये होगा। ये होता है कि नहीं होता है तो आने वाला वक्त सही। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करनी है हमें यूनान कश्ती हादसे के हवाले से। अंधोनाक हादसा, यकीनन हर कहानी जो इससे जुड़ी हुई है दिल दहला देने वाली है। इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद आपको कहते हैं। यूनान में जो कश्ती हादसा पेश आया, यकीनन उससे वाकिफ़ आप होंगे, लेकिन बहुत ही दिल दहला देने वाला एक वाक़या, जिसमें पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है इसके ज़रिए मुल्क से जाने की जो है वो कोशिश करते हुए जाँ बहक हो गई है। अब तक के फ़िगर के मुताबिक 298 पाकिस्तानी इसके नतीजे में जाँ बहक हुए, जिनमें से सिर्फ जो है वो आज़ाद कश्मीर से ही 135 अफराद जो हैं बताए जा रहे हैं। अभी भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बॉडीज़ की शनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन इसके पीछे ऑब्वियसली जो नासिर हैं उन पर बात करना बुखारी साहब यकीनन ज़रूरी है कि क्योंकि रेशो जो इसका बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि 10 में से सिर्फ एक बंदा जो है वो पहुंच पाता है, और लोग इससे वाकिफ़ भी होते हैं, लेकिन फिर भी लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने जो हैं वो तंग हैं मुल्क के हालात से कि वो हर कीमत पर इस मुल्क को जो है वो छोड़ के जाना चाहते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये ट्रेंड हमारे यहाँ आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, और ना ही ये रूट नए हैं, रूट भी बहुत पुराने हैं। अच्छा। लेकिन इसके ऊपर कितनी तबाही माजी में हो चुकी है उसका किसी को अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि ये हादसा तो अक्सर होते रहते हैं और बहुत सारी जानों का नुकसान होता है। असल में तो जो दो बातें बहुत अहम है, एक तो ये कि जो हुकूमत का रिस्पांस है टू डिक्लेयर द नेशनल मॉर्निंग, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए
कि जिनके अफराद की जान गई है उनके लिए अब दिलासा ही बाकी है ना, मुझे बताएं, ज़िंदगियाँ तो वापस नहीं आ सकती। सही। तो एक तो ये बहुत अच्छा, दूसरा ये कि जो कमेटी की तश्कील दी गई है इस वाक़े को प्रोब करने के लिए, और तीसरा ये कि जो एक्शन इनिशिएट हुआ है अब तक लोगों की गिरफ्तारियों का, जो ज़िम्मेदार थे इसके, और ख़ास तौर से वो जो तंजीम जिसने इनको भेजा था, उनके सारे लोग तकरीबन पकड़े जा चुके हैं। एक आदमी शायद उनका अभी मिसिंग है, वो भी पकड़ा जाएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ एक बड़े तवील अरसे से दुबई चलो दुबई चलो दुबई चलो चले जाते हैं लोग, यहाँ से अक्सरियत जो है वो दुबई जाती है, लेकिन दुबई में उनका हाल क्या है अगर आप जाके देख लें तो न सिर्फ ये कि आपको तरस आएगा उन पर, आपको शर्म आएगी अपने पाकिस्तानी होने पर। वहाँ वो काम कर रहे हैं जिसका वो यहाँ होते हुए तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और आमदन में भी कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि आप वहाँ करोड़ों कमा रहे हैं और यहाँ आपको सैकड़ों नहीं मिल रहे थे। मैं आपको बताऊं कि लोग वहाँ जाके पछताते हैं और शर्मिंदगी से वापस नहीं आते हैं कि घर के लोग क्या कहेंगे। एक एक कमरे में 16-16 आदमी रह रहे हैं, 4-4 चारपाइयाँ ऊपर नीचे रख के। यही हाल जो है, ये जो रूट इस्तेमाल करते हैं लीबिया जाने का या टर्की जाने का, बुनियादी तौर पे रूट ये है कि इस्लामाबाद से वो टर्की जाते हैं, टर्की से वो कोशिश करते हैं ग्रीक जाने की। अच्छा। या यहाँ से लीबिया जाते हैं, लीबिया से कोशिश करते हैं इटली जाने की। ये वो रूट है जो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब जो हमारे सामने जो रकम आ रही है, जो दे के ये लोग गए हैं, 28-28 लाख 35-35 लाख रुपए उन्होंने दिया है फी बंदा, और एक ऐसे सफर पर रवा होने का जिसकी कोई मंजिल नहीं है। यानी ये कभी भी गारंटी नहीं रही। और जिस तरह के जॉब इनको मिलते हैं वहाँ जाके, इस्तांबुल में जो लोग क़याम करते हैं वहाँ महीनों पड़े रहते हैं पाकिस्तानी जाके, क्योंकि इनको कोई शिप नहीं उठाता है। कोई ये इनकी कोशिश ये होती है कि शिप के ऊपर काम ले लें। क्योंकि मेरा भाई छोटा जो है खुद इस प्रोसेस से गुजरा है, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि शिप्स के ऊपर छोटे छोटे पैसों की नौकरियों के लिए ये जहाज़ों पर चढ़ जाते हैं। अच्छा। और फिर जाके जब कभी उनका जहाज़ यूरोप के किसी बंदरगाह पे लगता है तो बाहर निकल के गायब हो जाते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसी तरीके से वो इन किश्तियों के ज़रिए ऐसे इलाकों में उतरते हैं जो आबादियों से बहुत दूर होते हैं, और फिर उसके बाद रुलते रुलाते कहीं ना कहीं किसी न किसी पाकिस्तानी के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो ये सेफ़ रूट नहीं है। अब आप देखें, मुझे इस बात पर बहुत हैरत है कि अब कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने अनस्किल्ड लेबर तक की भी ओपनिंग दे दी है कि आप यहाँ आएँ, अप्लाई करें, बाकायदा तरीके से आएँ। तो उनको बजाय यहाँ रकम खर्च करने की अपनी किस्मत वहाँ आजमानी चाहिए। इनमें से अक्सरियत वो लोग हैं जिनके बुजुर्गों ने, वालिदैन ने उधार और कर्ज लिए हैं या अपनी ज़मीनें और प्रॉपर्टीज़ बेची हैं इन बच्चों को भेजने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अवेयर करे इन गरीब ख़ानदान के लोगों को भी कि इसमें रास्ता तबाही का है। सही। बुखारी साहब, अवेयरनेस भी हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिए हैं कि ठीक है हमारे पास 2 महीने हम कार्रवाई करें, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन इसके पसे पर्दा वो जवाज़, वो फैक्टर जो कि इन बेचारे नौजवानों को मजबूर करता है ये मुल्क छोड़ने पर, मेरे ख्याल में वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा महंगाई की तरफ है। ज़िंदगी यहाँ बहुत मुश्किल है। इकॉनमी जो है इंडिविजुअल्स की वो बहुत ख़राब है। ख़ास तौर से ये जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनका हाल ज़्यादा पतला है। और आपने देखा कि इनमें से भी मेजॉरिटी लोग जो हैं वो गाँवों के हैं, जो अपनी ज़मीनें बेच के, जो अपने घर बेच के, अपने प्लॉट्स बेच के जो बाहर जा रहे हैं इस ख्वाब में कि शायद वो भी अपने ख़ानदान के लिए कुछ कर पाएँ। आपने एक तो वही बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इन हर 10 लोगों में से कोई एक शख्स अपनी मंजिल पे पहुंचता है। और इस फैक्ट को जानते बूझते हुए लोग फिर रिस्क लेते हैं। इसका मतलब है कि हालात वाकई इतने तंग हैं यहाँ पे। करेक्ट, वो तो कोई दो राय उसके बारे में नहीं है, ना हम इसको छुपा सकते हैं, ना हम इसको कोई रंग दे सकते हैं। इकोनॉमिक सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान के 70% ठीक नहीं है। इसीलिए वो इस ख्वाहिश में कि शायद वो अपने ख़ानदान के लिए, कुनबे के लिए कुछ कर सकें, पाकिस्तान छोड़ते हैं और ये अनफेयर मींस इस्तेमाल करते हैं, ये इल्लीगल रूट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि इनकी दूसरे मुल्कों में जाने के बाद जो हालत होती है वो भी काबिले रश्क नहीं है। चलें बुखारी साहब, इस चीज़ की तो दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला जो है वो यहाँ इतनी खुशहाली दे कि किसी भी नौजवान को जो है ये करना ही ना पड़े, या फिर अपने पीछे जितना दुख इस वक्त हम देख रहे हैं, लोगों के जवान बच्चे जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं और कितनी तकलीफ़ में हैं माँ बाप, वो तकलीफ़ और अज़ियत जो है वो ना सहनी पड़े। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त आज का यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।